20 डेज प्लेस में बढ़ते हैं आगे और डिस्कस करते हैं कोलगाश लॉ। यार लास्ट क्लास में अपन ने कंडक्टेंस टर्म की बात करी थी। अपन थोड़ा सा टाइम उसे देंगे, उसे थोड़ा सा अपन अपने दिमाग में चलाने की कोशिश करेंगे। अपन ने 4 कंडक्टेंस टर्म की वहां पर बात करी थी। सबसे पहला कंडक्टेंस टर्म हमारे पास आया था कि कंडक्टेंस होता क्या है। दूसरा अपन ने पढ़ा था कि स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या होता है। थर्ड अपन ने पढ़ा था मोलर कंडक्टेंस एंड फोर्थ इज इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। और लास्ट में अपन ने एक रिलेशन भी निकाल लिया था किस किस के बीच में, मोलर कंडक्टेंस एंड इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। अब कंडक्टेंस टर्म तो पढ़ लिए हैं, अब अपन वो चीज देखने वाले हैं कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो हमारे कंडक्टेंस को क्या करेंगे, अफेक्ट करेंगे, मतलब या तो बढ़ाएंगे या कम करेंगे, उनकी बात करने वाले हैं। तो हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है आज की क्लास का वो है फैक्टर्स अफेक्टिंग कंडक्टेंस टर्म, कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो हमारे कंडक्टेंस को क्या कर सकते हैं, अफेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहला फैक्टर हमारे पास निकल के आता है क्या, टेम्परेचर। कि टेम्परेचर को बढ़ाने या कम करने से हमारा कंडक्टेंस बढ़ेगा या कम होगा, उसकी बात करते हैं। तो यहां पर ऐसा देखा जाता है कि जैसे ही आप टेम्परेचर को क्या करते हो, बढ़ाते हो, जैसे ही आप क्या करने वाले हो, टेम्परेचर को बढ़ाते हो, वैसे ही आपका कंडक्टेंस क्या होता है, बढ़ जाता है। ये तो एक सीधी बात है कि टेम्परेचर को बढ़ा रहे हो, कंडक्टेंस बढ़ रहा है, टेम्परेचर को कम करोगे, कंडक्टेंस कम हो जाएगा। अब इसके पीछे की कहानी अपन देखते हैं, बिहाइंड द सीन अगर देखें तो एक्चुअल में होता क्या है। जैसे ही आप टेम्परेचर को बढ़ाते हो तो टेम्परेचर को बढ़ाने से क्या होता है, जो आपके इलेक्ट्रोलाइट के आयंस होते हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। अगर काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो जो मॉलिक्यूल्स हैं उनमें इंटरआयनिक इंटरेक्शन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और जितना कम इंटरआयनिक इंटरेक्शन होगा उन आयन की मोबिलिटी उतनी ज्यादा हो जाएगी, और जितनी ज्यादा मोबिलिटी होगी उतना ज्यादा क्या आने वाला है, कंडक्टेंस आने वाला है। तो एक्चुअल में हो क्या रहा है, जैसे ही आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो कंडक्टेंस तो बढ़ रहा है, लेकिन पीछे क्या चल रहा है, जैसे ही आपने टेम्परेचर बढ़ाया आयंस की काइनेटिक एनर्जी बढ़ी, आयंस की काइनेटिक एनर्जी बढ़ी तो अट्रैक्शन, इंटरआयनिक इंटरेक्शन जो होता वो कम हो गए, और इंटरआयनिक इंटरेक्शन कम हुए तो आपका कंडक्टेंस क्या हो गया, बढ़ गया। तो टेम्परेचर बढ़ाने से कंडक्टेंस बढ़ रहा है, लेकिन एक्चुअल में क्या है ये अपन को समझना है कि इंटरआयनिक इंटरेक्शन कम हो रहे हैं जिसकी वजह से मोबिलिटी बढ़ रही है, और मोबिलिटी बढ़ने से आपका कंडक्टेंस क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो पहला फैक्टर जहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा, ऐसे तो कई सारे फैक्टर्स हैं जो हमारे कंडक्टेंस को अफेक्ट कर रहे हैं, लेकिन आज की क्लास में अपन वो फैक्टर डिस्कस कर रहे हैं जहां से हमसे क्वेश्चन पूछा जाएगा भाई। तो पहला फैक्टर टेम्परेचर। अब सेकंड फैक्टर पर आते हैं। सेकंड फैक्टर भाई लगातार क्वेश्चन देता है। सेकंड फैक्टर है हमारे पास क्या, डाइल्यूशन। की अब डाइल्यूशन को चेंज करने से, बढ़ाने से, कम करने से हमारा कंडक्टेंस का क्या होगा उसकी हम बात करने वाले हैं। तो ऐसा देखा जाता है कि जैसे ही आप डाइल्यूशन बढ़ाते हो वैसे ही आपका जो कंडक्टेंस है, वैसे ही आपका जो कंडक्टेंस है वो भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। अब इसके पीछे की कहानी देखते हैं कि डाइल्यूशन बढ़ाने से कंडक्टेंस कैसे बढ़ रहा है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए ऐसा कहा जाता है कि जैसे ही स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का मतलब क्या, स्ट्रॉन्ग एसिड्स, स्ट्रॉन्ग बेस, और जितने भी सारे सॉल्ट हैं वो सारे के सारे आपके क्या हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का सिंपल सा मतलब है कि जैसे ही आप इन्हें सॉल्वेंट में डालोगे तो ये फुली आयनाइज्ड हो जाते हैं। इनके लिए जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या डिग्री ऑफ आयनाइजेशन आता है उसकी वैल्यू कितनी आती है, 100%, या फिर आप बोल सकते हो 1। वहां पर अल्फा कितना होता है, 100% या 1। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए ये रीजन दिया जाता है कि जैसे ही आप डाइल्यूशन करते हो, तो डाइल्यूशन कर रहे हो तो आप क्या कर रहे हो, सिर्फ सॉल्वेंट को ऐड कर रहे हो, सॉल्यूट को ऐड नहीं कर रहे हो। तो डाइल्यूशन जैसे ही कर रहे हो आप, तो वैसे ही क्या हो रहा है, जो इंटरआयनिक इंटरेक्शन था, पहले क्या था, 1 लीटर में सपोज 100 आयन थे, आपने डाइल्यूशन करा तो आपने क्या कर दिया कि 2 लीटर में 100 आयन हो गए। तो वहां पर उनके लिए क्या हो गई, स्पेस मिल गई, और स्पेस मिला तो इंटरआयनिक इंटरेक्शन क्या हो गया, कम, और इंटरआयनिक इंटरेक्शन कम होगा, आयन बहुत तेजी से भागेंगे, दौड़ेंगे, और उनकी मोबिलिटी बढ़ जाएगी, और जैसी मोबिलिटी बढ़ेगी उनका कंडक्टेंस क्या होने वाला है, बढ़ने वाला है। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग
इलेक्ट्रोलाइट के लिए ये रीजन चल जाएगा, लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए पूछे कोई कि यार वीक इलेक्ट्रोलाइट में ऐसा क्या हो रहा है, तो वीक इलेक्ट्रोलाइट में ऐसा देखा जाता है अकॉर्डिंग टू ऑसवाल्ड लॉ ऑफ डाइल्यूशन। अगर आपने क्लास 11 का अगर थोड़ा थोड़ा याद आ रहा हो भाई, ठीक है, तो वहां पर जब आपने आयोनिक इक्विलिब्रियम पढ़ा था तो वहां पर एक टॉपिक पढ़ा था आपने छोटा सा, ऑसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ। ऑसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ के अकॉर्डिंग ये था कि जैसे ही आप डाइल्यूशन को बढ़ाते हो वैसे ही वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए, वीक इलेक्ट्रोलाइट का मतलब क्या, वीक एसिड और वीक बेस, उनका जो अल्फा होता है दैट इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या डिग्री ऑफ आयनाइजेशन, वो बढ़ जाता है। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए जैसे ही डाइल्यूशन बढ़ाओगे अल्फा बढ़ जाएगा, अल्फा बढ़ेगा तो नंबर ऑफ आयंस बढ़ जाएंगे, और जैसे ही नंबर ऑफ आयंस बढ़ेंगे आपका कंडक्टेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए इंटर आयनिक इंडक्शन कम हो रहा है, मोबिलिटी बढ़ रही है, कंडक्शन बढ़ रहा है। वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए अल्फा बढ़ रहा है, नंबर ऑफ आयन बढ़ रहे हैं, तो कंडक्शन आपका बढ़ रहा है। ये ध्यान रखेंगे 2 पॉइंट, डाइल्यूशन बढ़ाने से कंडक्टेंस बढ़ जाता है। नेक्स्ट पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट ये आता है, आपसे पूछता है कि डाइल्यूशन बढ़ाने से आपकी जो कंडक्टिविटी है, आपकी जो कंडक्टिविटी है कप्पा, उसका क्या होता है भाई। ऐसा देखा जाता है कि जैसे ही आप डाइल्यूशन को बढ़ाते हो, जैसे ही आप डाइल्यूट करना स्टार्ट करते हो आपने सॉल्यूशन को, आपकी जो कंडक्टिविटी है के, वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। डाइल्यूशन के साथ साथ कंडक्टिविटी कम हो रही है लेकिन कंडक्टेंस बढ़ रहा है। ये जो टर्म है आपको कंफ्यूज करेंगे भाई, कंडक्टिविटी अलग है कप्पा, कंडक्टेंस अलग है। कंडक्टेंस को आप जोड़ो मोलर कंडक्टेंस या इक्विवेलेंट कंडक्टेंस से, तो जैसे डाइल्यूशन बढ़ा रहे हो मोलर एंड इक्विवेलेंट कंडक्टेंस बढ़ रहा है, लेकिन जो आपकी कंडक्टिविटी है दैट इज कप्पा, वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है। इस बात को समझे, ठीक है। तो एक बात आती है कि यार कंडक्टेंस बढ़ रहा है, ये तो समझ आ रहा है, लेकिन ये कंडक्टिविटी कम क्यों हो रही है। कंडक्टिविटी के कप्पा को अपन ने किस तरह से डिफाइन किया था कि कंडक्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन की, 1 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन है उसकी आप कंडक्टेंस मेजर करो, वो किसके बराबर आएगी, कंडक्टिविटी कप्पा के बराबर आने वाली है। तो एक्चुअल में डाइल्यूशन बढ़ाने से क्या होता है, डाइल्यूशन बढ़ा रहे हो तो नंबर ऑफ आयन प्रेजेंट इन 1 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन, जो 1 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन में जो आयंस होंगे वो क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, और नंबर ऑफ आयंस कम होंगे तो आपकी कंडक्टेंस क्या होने वाली है, कम होने वाली है। तो एक्चुअल में हो क्या रहा है, एक्चुअल में ये हो रहा है जैसे ही आप डाइल्यूट कर रहे हो, डाइल्यूट करने से जो नंबर ऑफ आयन 1 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन में प्रेजेंट हो रहे थे वो कम हो गए। अगर वो कम होंगे तो आपका के भी कम होने वाला है, क्योंकि के बेसिकली है क्या, के का मतलब है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन लो, उसकी कंडक्टेंस मेजर करो, वो किसके बराबर आएगी, कप्पा के बराबर आने वाली है। तो डाइल्यूशन बढ़ाने से कंडक्टेंस बढ़ता है लेकिन कंडक्टिविटी कम होती है, इस बात का ध्यान रखेंगे। कोई आपसे पूछे कि मोलर कंडक्टेंस और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस का क्या होगा यार, कि डाइल्यूशन जैसे ही करोगे आपकी मोलर कंडक्टेंस बढ़ेगी या कम होगी, या इक्विवेलेंट कंडक्टेंस बढ़ेगी या कम होगी। एक बात ध्यान रखेंगे कि जैसे ही आप डाइल्यूशन को बढ़ाते हैं, जैसे ही आप क्या करते हैं, डाइल्यूशन को बढ़ाते हैं, तो आपकी क्या है भाई, तो आपकी जो कंडक्टेंस है, मोलर कंडक्टेंस या इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, वो क्या होती है, बढ़ती है। इस बात का ध्यान रखेंगे। क्यों, क्योंकि जो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है जिसमें 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट या 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट है वो बढ़ जाता है। अब यहां पर इस एक्सप्रेशन जो निकाला था आपने लैम्डा एम का, वो लैम्डा एम का एक्सप्रेशन क्या था उसे थोड़ा सा देखेंगे। आप हो क्या रहा है, जैसे ही आप डाइल्यूशन बढ़ा रहे हो, डाइल्यूशन बढ़ाने से आपका के क्या हो रहा है, के तो कम हो रहा है, लेकिन ये जो वी है, वी क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन विच कंटेन 1 मोल ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट, ये वी बढ़ रहा है। अब वी जो है वो के रेस्पेक्ट में ज्यादा बढ़ रहा है, अगर ये ज्यादा बढ़ेगा तो आपका जो लैम्डा एम है वो भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो यहां पर बेसिकली क्या चल रहा है कि 2 फैक्टर हैं, लैम्डा एम में 2 फैक्टर हैं, एक के है और एक वी है। तो डाइल्यूशन बढ़ाने से के कम हो रहा है लेकिन वी जो है वो के रेस्पेक्ट में ज्यादा बढ़ रहा है, तो आपका पूरा जो टर्म है लैम्डा एम, उसी तरीके से लैम्डा ए क्यू वो भी क्या हो रहा होगा, बढ़ रहा होगा। तो सिंपल सी बात, इस पूरे कॉन्सेप्ट की सिंपल सी बात, कोई आपसे पूछे कि डाइल्यूशन बढ़ाने से कंडक्टेंस का क्या होगा, आप सिंपल सा आंसर देंगे कि कंडक्शन बढ़ जाएगा। आपसे कोई पूछे कि डाइल्यूशन बढ़ाने से कंडक्टिविटी का क्या होगा, कि कम हो जाएगी। थर्ड आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि डाइल्यूशन बढ़ाने से लैम्डा एम एंड लैम्डा इक्यू का क्या होगा, कि बढ़ जाएगा। भाई मोलर कंडक्टेंस एंड इक्विवेलेंट कंडक्टेंस बढ़ जाएगा। लेकिन आपसे यह सवाल नहीं पूछा जाता, आपसे पूछा जाता है क्यों, कि डाइल्यूशन बढ़ाने से आपका लैम्डा एम और लैम्डा इक्यू क्यों बढ़ रहा है, या आपका जो कंडक्टिविटी है वो डाइल्यूशन के साथ क्यों कम हो रहा है।
ये इंपॉर्टेंट है। तो आपके पास इनके रीजन होने चाहिए। यहां पर दो फैक्टर अपन ने पढ़े, पहला अपन ने पढ़ा टेम्परेचर, दूसरा फैक्टर पढ़ा अपन ने डाइल्यूशन। टेम्परेचर बढ़ाने से क्या हो रहा था, टेम्परेचर बढ़ाने से आपका काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही थी, और काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो इंटरआयनिक इंटरेक्शन कम हो जाएंगे, और इंटरआयनिक इंटरेक्शन कम तो आपका कंडक्टेंस क्या, ज्यादा। दूसरा फैक्टर क्या है, दूसरा फैक्टर है डाइल्यूशन। डाइल्यूशन बढ़ाने से कंडक्टेंस बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए इंटरआयनिक इंटरेक्शन कम हो गए, और वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए अल्फा बढ़ गया। इन दोनों के कारण आपका कंडक्टेंस बढ़ रहा है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो दो फैक्टर हमारे पास, टेम्परेचर एंड डाइल्यूशन। फैक्टर अफेक्टिंग कंडक्टेंस के बाद जो दूसरा टॉपिक है हमारी क्लास का आज, वो है एक ग्राफ बिटवीन लैम्डा एम वर्सेस रूट सी। हम मोलर कंडक्टेंस वर्सेस कंसंट्रेशन इनवर्स का एक ग्राफ देखेंगे जो लगातार पेपर्स में आता है। कई आपसे ग्राफ पूछता है, कई पूछता है कि ये ग्राफ किसके लिए, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट या वीक इलेक्ट्रोलाइट, उसकी हम बात करेंगे। एक्सपेरिमेंटली ऐसा देखा गया कि अगर हम एक ग्राफ बनाते हैं किस किस के बीच में, मोलर कंडक्टेंस वर्सेस अंडर रूट ऑफ कंसंट्रेशन, तो अलग अलग ग्राफ आता है। स्ट्रेट लाइन ग्राफ आता है आपके स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए ग्राफ देखोगे तो ये स्ट्रेट लाइन आता है, और वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए जब आप ग्राफ देखोगे तो ये एक्सपोनेंशियल डिक्रीमेंट आता है कि जैसे जैसे आप कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाओगे वैसे वैसे आपका लैम्डा एम क्या होता है, एक्सपोनेंशियली डिक्रीमेंट देखा जाता है। अब ये किस तरह से आया है उसकी अपन को टेंशन नहीं है, हमारे जो काम की चीज है यहां से जो निकलेगी वो ये है कि हमसे ये पूछता है कि ये जो स्ट्रेट लाइन ग्राफ है वो किसके लिए, तो याद रखना है ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का मतलब क्या, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस और जितने भी सॉल्ट हैं वो सारे सारे आपके स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। और जो एक्सपोनेंशियल डिक्रीमेंट वाला ग्राफ है आपके पास, जो सेकंड ग्राफ आया हुआ है, ठीक है, ये जो सेकंड ग्राफ आया हुआ है वो किसके लिए है आपके पास, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए। वीक इलेक्ट्रोलाइट का मतलब क्या है, वीक इलेक्ट्रोलाइट मतलब वीक एसिड और वीक बेस। जैसे कि आपका एसिटिक एसिड वीक होता है, आपका NH4OH वीक बेस होता है। तो इन दोनों के लिए आपसे पूछे कि इसके लिए कौन सा ग्राफ होगा, आप क्या बोलोगे, एक्सपोनेंशियल डिक्रीमेंट वाला जो ग्राफ है वो इसके लिए ग्राफ होने वाला है। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए एक्सपोनेंशियल डिक्रीमेंट, और जो स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, डिक्रीमेंट स्लोप के साथ, वो किसके लिए है भाई, आपका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए। इस बात का ध्यान रखें। कई बार आपसे क्या करता है कि ये किसके लिए ग्राफ होगा ये पूछता है, या आपसे डायरेक्टली ग्राफ भी बनवा सकता है। ठीक है, तो यहां पर इस ग्राफ को याद रखेंगे। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए जो ग्राफ आया है उसे एक इक्वेशन से आप समझ सकते हो। इक्वेशन है आपके पास लैम्डा एम इक्वल टू लैम्डा एम इन्फिनिटी माइनस बी रूट सी। अब ये लैम्डा एम इन्फिनिटी बेसिकली होता क्या है, यहां पर आप समझने की कोशिश करेंगे कि जब आप क्या कर रहे हो, लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हो इस ग्राफ में, जब आप एक्स एक्सिस पर मूव कर रहे हो लेफ्ट टू राइट, यहां पर जब आप मूव कर रहे हो तो वहां पर आपको देखने को क्या मिल रहा है कि जैसे जैसे आप कॉन्सेंट्रेशन को क्या कर रहे हो, बढ़ा रहे हो, जैसे जैसे आप कॉन्सेंट्रेशन को क्या कर रहे हो, बढ़ा रहे हो, वैसे वैसे आपका जो लैम्डा एम है वो कंटिन्यूअसली डिक्रीमेंट देखा जा रहा है, चाहे वो आपका वीक इलेक्ट्रोलाइट हो या स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो। अब थोड़ा सा उल्टा सोचते हैं कि अगर आप कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ा रहे हो तो आप डाइल्यूशन को क्या कर रहे हो, कम कर रहे हो, मतलब आप उल्टे डायरेक्शन में चलना स्टार्ट कर दो। उल्टे डायरेक्शन में चलोगे तो आपका यहां पर डाइल्यूशन क्या हो रहा होगा, डाइल्यूशन बढ़ रहा होगा। इस पॉइंट पर आकर समझना, इस पॉइंट पर आकर क्या है, यहां पर जो डाइल्यूशन है, यहां पर जो डाइल्यूशन है वो कितना हो चुका है, यहां पर जो डाइल्यूशन है वो आपका लगभग 100% हो चुका है, मतलब इन्फिनाइट डाइल्यूशन हो चुका है। अब इन्फिनाइट डाइल्यूशन पर एक बात तो साफ है कि जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है वो वीक इलेक्ट्रोलाइट कभी भी 100% डिसोसिएट नहीं होगा, और 100% डिसोसिएट नहीं होगा मतलब एक बात तो साफ है, उसकी मैक्सिमम जो कंडक्टेंस है वो कभी नहीं आने वाली, क्योंकि प्रैक्टिकल तो है नहीं है, प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है कि वीक इलेक्ट्रोलाइट जैसे कि आपका वीक एसिड है या वीक बेस है वो कभी भी 100% डिसोसिएट नहीं हो सकते, और 100% डिसोसिएट नहीं हो सकते मतलब उनकी जो मैक्सिमम कंडक्टेंस है, चाहे वो मोलर कंडक्टेंस की बात करें चाहे इक्विवेलेंट कंडक्टेंस की बात करें, वो कभी भी आ नहीं सकती यार, क्योंकि अल्फा कभी भी 100% नहीं हो सकता, और अल्फा 100% नहीं होगा मतलब जितने आयन हैं उनको वो डिसोसिएट ही नहीं करेगा, और जितने आयन हैं उनको डिसोसिएट नहीं कर रहा है, 100% आयन को डिसोसिएट नहीं कर रहा है, तो मैक्सिमम कंडक्टेंस कभी देखी नहीं जा सकती। लेकिन अब थोड़ा सा देखना कि अगर मैं जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए ग्राफ आया है, अगर ये जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए ग्राफ आया है स्ट्रेट लाइन डिक्रीमेंट स्लोप के साथ, अगर इस ग्राफ को मैं क्या करता हूं, थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूं, यहां से मैं आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं, तो जैसे ही आपने बढ़ाया तो यहां पर आकर ये लैम्डा एम यहां पर आ रहा है, और ये जो है
इस पॉइंट पर आकर आपका डाइल्यूशन मैक्सिमम हो चुका है। अब डाइल्यूशन मैक्सिमम हो चुका है तो उस केस में हमारा जो लैम्डा एम है वो भी मैक्सिमम हो जाएगा, और ये लैम्डा एम क्या बोलोगे आप, लैम्डा एम इनफिनाइट, मतलब मोलर कंडक्टेंस एट इनफिनाइट डाइल्यूशन। और आप जानते हो डाइल्यूशन बढ़ाने से आपका कंडक्टेंस बढ़ा, और आपने अगर डाइल्यूशन 100% कर दिया, मतलब जितना हो सकता है डाइल्यूशन उतना आपने कर दिया। ये प्रैक्टिकली पॉसिबल तो नहीं है, लेकिन अगर कोई कहे कि भाई कितना मैक्सिमम दे सकता है, तो अपन निकाल सकते हैं कि इतना दे सकता है। किस तरह से कि डाइल्यूशन जब 100% हुआ तो उस केस में हमारी जो मोलर कंडक्टेंस आई है वो कितनी आई है, लैम्डा एम इन्फिनिटी, दैट इज मोलर कंडक्टेंस एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन, या आप क्या बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो, लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस। याद रखेंगे तो यहां पर एक इक्वेशन है लैम्डा एम इक्वल टू लैम्डा एम इन्फिनिटी माइनस बी रूट सी। अगर लैम्डा एम को आप क्या करते हो, वाई एक्सिस पर लेते हो, ठीक है, और यहां पर ये जो c है उसे x एक्सिस पर लेते हो तो जो आपकी स्लोप है वो क्या हो जाएगी, b हो जाएगी, और ये जो लैम्डा एम इन्फिनिटी है वो क्या हो जाएगा, आपका इंटरसेप्ट हो जाएगा, ये ध्यान रखेंगे। अब जो b होता है वो, इस इक्वेशन का नाम है भाई डी वाई हकल ऑनसेंगर इक्वेशन, ठीक है, नाम थोड़ा सा बड़ा है तो आप डी वाई इक्वेशन के नाम से याद रख सकते हो, लेकिन अगर कोई नाम पूछे तो आप पूरा भी बता सकते हो, क्या नाम है भाई इसका, डी वाई हकल ऑनसेगर इक्वेशन नाम है। तो ये जो बी है आपके पास उस कांस्टेंट है, तो उस कांस्टेंट का नाम आपने दिया है क्या, डी वाई हकल ऑनसेगर कांस्टेंट, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे, इस इक्वेशन का वैसे काम नहीं पढ़ना चाहिए, आपका जो ग्राफ से जो काम है वो काम हो जाएगा, ठीक है। आपसे ज्यादातर ग्राफ पूछा जाता है, और ग्राफ में भी ये पूछा जाता है कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए कौन सा ग्राफ है यार, और वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए कौन सा है। अब इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कौन से होते हैं और वीक इलेक्ट्रोलाइट कौन से होते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस और जितने भी सॉल्ट हैं वो सारे के सारे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, वीक एसिड और वीक बेस वीक इलेक्ट्रोलाइट, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। इस ग्राफ से जो क्वेश्चन आएगा वो आपसे बहुत आराम से बन जाएगा, अगर आपका जो ग्राफ है वो दिमाग में, ग्राफ दिमाग में रखना है कि स्ट्रेट लाइन डिक्रीमेंट फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और एक्सपोनेंशियल डिक्रीमेंट किसके लिए, फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट, बस इतना सा ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है और आज की क्लास का जो मेन टॉपिक है वो है हमारे पास कोलराश लॉ। कोलराश लॉ से डेफिनेटली क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, कहीं से क्वेश्चन आए या ना आए, कोलराश लॉ से डेफिनेटली क्वेश्चन पूछा जाता है। अब कोलराश लॉ से क्या क्या क्वेश्चन पूछेगा और अपन उसे कितनी आसानी से सॉल्व करेंगे उसकी आज हम बात करने वाले हैं। अब कोलराश लॉ की बात करते हैं कि कोलराश लॉ क्या स्टेटमेंट देता है भाई, क्या लॉ है, क्या बोलता है, और किस वैरायटी के क्वेश्चन यहां पर देखे जाएंगे। न्यूमेरिकल बनेगा तो उसे अपन कितनी आसानी से सॉल्व करेंगे, और थ्योरेटिकल क्वेश्चन आएगा तो उसे अपन किस तरह से लिखेंगे, आज उस सब की बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि कोलराश लॉ बेसिकली होता क्या है। तो कोलराश लॉ के अकॉर्डिंग ये है कि अगर आपके पास कोई कंपाउंड है, उसकी अगर मोलर इक्विवेलेंट कंडक्टेंस आपको निकालना है, मतलब लिमिटिंग इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, दैट इज इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एट इनफिनाइट डाइल्यूशन, वो किसके बराबर होगी, सम ऑफ इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ कैटायन प्लस इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ एनायन। कि आप कैटायन का इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ले लो, एनायन का इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ले लो, दोनों को मिला दो, कंपाउंड का क्या आ जाएगा भाई, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एट इनफिनाइट डाइल्यूशन, दैट इज लैम्डा इक्यू एट इनफिनाइट आ जाएगा। किस तरह से, कुछ इस तरह से, कुछ इस तरह से आ जाएगा कि लैम्डा एम इनफिनाइट किसके बराबर है भाई, लैम्डा एम इनफिनाइट, लैम्डा इक्यू जो इनफिनाइट है वो किसके बराबर है, लैम्डा इक्यू इनफिनाइट ऑफ कैटायन प्लस लैम्डा इक्यू इनफिनाइट ऑफ एनायन। ये ध्यान रखेंगे, इनफिनाइट मतलब लिमिटिंग इक्विवेलेंट कंडक्टेंस की बात चल रही है कि कैटायन का लिमिटिंग इक्विवेलेंट कंडक्टेंस और एनायन का इक्विवेलेंट कंडक्टेंस को दोनों को मिला दो, आपका किसके बराबर आएगा भाई, कंपाउंड की लिमिटिंग इक्विवेलेंट कंडक्टेंस आ जाएगी। अगर कोई बोले कि हमें तो क्या चाहिए, हमें तो मोलर कंडक्टेंस के टर्म में बताओ यार, क्योंकि मोलर कंडक्टेंस के टर्म में निकालना बड़ा आसान होता है। कि अगर इन टर्म्स ऑफ मोलर कंडक्टेंस कोई बात करे, मेनली याद रखना है ये इक्विवेलेंट कंडक्टेंस के टर्म में है, तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके पास जो बनेगा वो ये बनेगा कि डिफाइन कोलराश लॉ, कि कोलराश लॉ बेसिकली होता क्या है, उसे आपको डिफाइन करना है। तो आप इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, लिमिटिंग इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ ए कंपाउंड इज sum of limiting equivalent conductivity of cation and limiting equivalent conductivity of anion। कि कैटायन की इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी और एनायन की इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी दोनों को क्या करो, ऐड कर दो, तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा लिमिटिंग इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ कंपाउंड। और जैसे ही अपन उसे
इक्वेशन के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अगर कंपाउंड का चाहिए भाई तो लिमिटिंग इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ कैटायन प्लस लिमिटिंग इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ एनायन, दोनों को ऐड करो, किसका जाएगा? कंपाउंड का। अब बात आती है कि अपन अगर कोलराश लॉ को मोलर कंडक्टेंस के टर्म में लिखना चाहें तो अपन ऐसा लिख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ मोलर कंडक्टेंस कि हमारा जो लैम्डा इन्फिनाइट है वो किसके बराबर होगा? वो बराबर होगा हमारे पास m इंटू लैम्डा इन्फिनाइट ऑफ कैटायन प्लस n इंटू लैम्डा इन्फिनाइट ऑफ एनायन। अब बात आती है कि ये m और n होता क्या है, m और n होता क्या है उसकी बात करेंगे। m और n का सिंपल सा मतलब है, m और n का सिंपल सा मतलब है कि एक मोल इलेक्ट्रोलाइट को जब आप डिसोसिएट करते हो तो आपको कितना मोल कैटायन मिलता है? वो m होता है, और कितना मोल एनायन मिलता है? वो क्या होता है? n होता है। इसे बहुत आराम से समझने की कोशिश करना। जैसे आपके पास एक एग्जांपल है, जैसे आपके पास क्या है? एक एग्जांपल है। क्या है आपके पास एग्जांपल? कि आपके पास KCl एज ए इलेक्ट्रोलाइट है। क्या है? KCl आपके पास एज ए इलेक्ट्रोलाइट है। तो आपसे कोई कहे कि यहां पर m क्या है और n क्या है, इसे निकालना तो बड़ा आसान है। KCl को आप डिसोसिएट करो, आपको क्या मिलेगा? K पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। अगर KCl को 1 मोल लेते हो तो आपके पास K पॉजिटिव कितना मिलेगा? ये 1 मोल मिलेगा, और Cl नेगेटिव भी कितना मिलेगा? ये भी आपको 1 मोल मिलेगा। तो यहां पर जो m की वैल्यू है वो कितनी हो गई? 1, और n की वैल्यू कितनी हो गई भाई? यहां पर 1। ठीक है। अगर K2SO4 की बात कर रहे हो, K2SO4 की अगर आप बात कर रहे हो, तो अगर आप K2SO4 को 1 मोल लेते हो तो ये जब डिसोसिएट होगा तो आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा 2K पॉजिटिव प्लस SO4 माइनस 2। तो यहां पर जो K पॉजिटिव है वो आपको 2 मोल मिलेगा, और जो SO4 माइनस 2 है वो आपको 1 मोल मिलेगा। तो यहां पर जो M की वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी? 2, और N की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1। ये ध्यान रखेंगे। तो m और n मतलब ये है कि 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट को डिसोसिएट करने पर आपको कितना मोल कैटायन या एनायन मिल रहा है वो आपका m और n डिसाइड कर रहा है। ये ध्यान रखेंगे। लेकिन ये चक्कर इक्विवेलेंट के टर्म में नहीं है भाई। इक्विवेलेंट के टर्म में आप ग्राम इक्विवेलेंट लेते हो, और मोलर कंडक्टेंस के टर्म में आप मोल की बात करते हो। मोल तो चेंज होते हैं रिएक्शन में, लेकिन इक्विवेलेंट चेंज नहीं होते। इन पॉइंट को समझना बड़ा थोड़ा सा लॉजिकल है। अगर आपको 11 की थोड़ी बहुत बातें याद हैं, ठीक है, बहुत सारी बातें याद होंगी 11 की तो तुम्हें, लेकिन जो काम की बातें हैं, ठीक है, अभी जो सब्जेक्ट से रिलेटेड बातें हैं वो आपको थोड़ा सा ध्यान होना चाहिए। ठीक है। अब यहां पर कोलराश लॉ की बात कर लिए इन टर्म्स ऑफ इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एंड इन टर्म्स ऑफ मोलर कंडक्टेंस। अब बात आता है कि एक रिलेशन अपन निकाल सकते हैं किस किस के बीच में? लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस एंड लिमिटिंग इक्विवेलेंट कंडक्टेंस के टर्म में भी अपन एक रिलेशन फाइंड कर सकते हैं। अब वो रिलेशन क्या होगा उसकी हम बात करने वाले हैं। जैसा अपन ने लैम्डा एम और लैम्डा इक्यू में रिलेशन निकाला था, मोलर कंडक्टेंस एंड इक्विवेलेंट कंडक्टेंस का अपन ने जब रिलेशन निकाला था, तो उसी तरीके से अपन क्या कर सकते हैं? लैम्डा एम इनफिनाइट एंड लैम्डा इक्यू इनफिनाइट के बीच में भी एक रिलेशन निकाल सकते हैं। वो रिलेशन क्या है? वो सेम है, बस आपको इनफिनाइट साइन वहां पे लगाना है। तो यहां पर क्या रिलेशन हो जाएगा? लैम्डा एम इनफिनाइट इक्वल टू लैम्डा इक्यू इनफिनाइट इनटू वैलेंस फैक्टर। और वैलेंस फैक्टर तो अब तो इतना दिमाग में आ गया है भाई कि अगर कोई रात को उठा के पूछे कि बैलेंस फैक्टर क्या, तो एक ही सांस में बोलेंगे कि एसिड के लिए बेसिसिटी, बेस के लिए एसिडिटी, और सोल्ट के लिए क्या? टोटल चार्ज ऑन कैटायन या एनायन। तो दिमाग में आ गया है भाई ये सारी चीजें, और बाबा जी से पढ़ रहे हो तो ठीक है, यहां से अपन कर सकते हैं। ठीक है। तो ये है रिलेशन बिटवीन लैम्डा एम इनफिनाइट एंड लैम्डा इक्यू इनफिनाइट। ये ध्यान रखें। अब बात करते हैं मेन जो चीज है वो ये है कि क्वेश्चन किस तरह से आएगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन कोलराश लॉ में यही बनता है, डिफाइन कोलराश लॉ। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आपसे न्यूमेरिकल पूछता है। अब न्यूमेरिकल की बात करते हैं कि न्यूमेरिकल आप किस तरह से सॉल्व कर सकते हो। जैसे कि न्यूमेरिकल की बात करते हैं, न्यूमेरिकल आपको दिया गया है। न्यूमेरिकल को जिस तरह से है कि मोलर कंडक्टेंस at infinite dilution of calcium ion and chloride ion are 119 and 76 respectively. Calculate the molar conductance and equivalent conductance of calcium chloride at infinite dilution. आपको लैम्डा एम Ca+2 लैम्डा एम ऑफ Cl नेगेटिव, ठीक है, इन्फिनाइट डाइल्यूशन पर आपको देखे रखा हुआ है। आपसे पूछा है कि CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड का जो मोलर कंडक्टेंस और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इन्फिनाइट डाइल्यूशन पर क्या होगा उसकी बात करते हैं। तो क्या गिवन है? लैम्डा एम इन्फिनाइट ऑफ Ca+2 कितना गिवन है भाई? ये हमको गिवन है 119। लैम्डा एम इन्फिनिटी ऑफ Cl नेगेटिव कितना गिवन है? 76।
CaCl2 की अगर बात करें, M और N निकालना पड़ेगा, मोलर कंडक्टेंस की बात कर रहे हैं तो अगर यहां पर अगर बात करें तो CaCl2 जब डिसोसिएट होगा तो आपको Ca+2+2 Cl नेगेटिव, तो यहां पर 1 मोल CaCl2 से आपको क्या मिल रहा है, 1 मोल CaCl2 से 1 मोल Ca+2 और 2 मोल Cl नेगेटिव। तो M की वैल्यू कितनी है 1 और N की वैल्यू कितनी है 2, M की वैल्यू 1 है और N की वैल्यू 2 है। तो लैम्डा एम इनफिनाइट ऑफ CaCl2 किसके बराबर होगा, m इनटू लैम्डा एम इनफिनाइट ऑफ Ca+2 प्लस n इनटू लैम्डा एम इनफिनाइट ऑफ किसका पीछे पीछे देखो, यहां पर आप देख रहे होगे तो आपको क्या मिल रहा होगा Cl नेगेटिव। ठीक है, अब यहां पर हम वैल्यू को पुट करना है, वैल्यू को पुट करना आना चाहिए। अब यहां पर देखो m की वैल्यू कितनी है 1 इनटू लैम्डा एम इनफिनाइट ऑफ Ca+2 119 प्लस n की वैल्यू 2 इनटू लैम्डा एम इनफिनाइट ऑफ Cl नेगेटिव कितना है 76। तो लैम्डा एम इनफिनाइट ऑफ CaCl2 कितना हो जाएगा भाई 271 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ये पुरानी बातें हैं, याद आ रही होंगी। ठीक है, तो इस तरह से लैम्डा एम इनफिनाइट ऑफ CaCl2 फाइंड कर सकते हैं। अब बात आती है कि लैम्डा इक्यू इनफिनाइट ऑफ CaCl2 दैट इज लिमिटिंग इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ CaCl2 अपन किस तरह से फाइंड कर सकते हैं। यहां देखें भाई कि रिलेशन पता है कि लैम्डा एम इनफिनाइट इक्वल टू लैम्डा इक्यू इनफिनाइट इनटू बैलेंस फैक्टर। अब बात आती है कि बैलेंस फैक्टर क्या, और बैलेंस फैक्टर की बात आई है तो पुरानी यादें आपके साथ आई होंगी। ठीक है, पुरानी यादें क्या है यहां देखना। ठीक है, दिमाग में घुमाऊंगा बैलेंस फैक्टर को। बैलेंस फैक्टर सॉल्ट के लिए निकालना, और सॉल्ट के लिए बैलेंस फैक्टर निकालना बड़ा आसान है। किस तरह से कि सॉल्ट के लिए टोटल चार्ज ऑन कैटायन या एनायन, कैल्शियम क्लोराइड Ca+2 2 Cl नेगेटिव, कैटायन पर कितने का +2 का, एनायन पर कितने का -2 का, तो बैलेंस फैक्टर कितना 2। ठीक है, तो यहां पर अगर लैम्डा इक्यू ऑफ CaCl2 निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, लैम्डा एम इनफिनाइट ऑफ CaCl2 को डिवाइड करना पड़ेगा बैलेंस फैक्टर दैट इज 2 से। तो 271 को डिवाइड करोगे 2 से तो आपका आंसर कितना आना चाहिए 135.5 आपका आंसर हो जाएगा। तो ये पहला क्वेश्चन कोलराश लॉ से बनेगा, ये ध्यान रखेंगे कि आपसे लैम्डा एम इनफिनाइट और लैम्डा इक्यू इनफिनाइट पूछ सकता है, ये ध्यान रखेंगे। अब दूसरा जो भी क्वेश्चन बनते हैं कोलराश लॉ से वो उसकी एप्लीकेशन पर बनते हैं, ये ध्यान रखें। अब एप्लीकेशन पर किस तरह के क्वेश्चन बनेंगे या क्या क्या एप्लीकेशन होती हैं उनकी आज हम बात करेंगे। कोलराश लॉ अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, मतलब उसे हल्के में ना लें भाई। ठीक है, हल्के में मतलब ढीला डाला ना लें। ठीक है, ढीले डाले लोगे तो फिर कोई सुनता नहीं है। जैसे आपने सुना होगा ना कि डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो। ठीक है, तो डीजे वाला बाबू गाना नहीं चलाता था। ठीक है, लड़की ने कितनी बार बोला कि डीजे वाले बाबू गाना चला दो, गाना नहीं चलाया। इसलिए किसी भी चीज को हल्के में नहीं लेना है यार। ठीक है, तो यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है कोलराश लॉ का वो है उसकी एप्लीकेशन की। वहां से जो एप्लीकेशन पूछी जाती है उस पर न्यूमेरिकल हमेशा बनता है यार। आप जब भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठाओगे तो आपको डेफिनेटली यहां से क्वेश्चन दिखेगा। तो सबसे जो नेक्स्ट टॉपिक है कोलराश लॉ में वो है उसकी एप्लीकेशन, दैट इज एप्लीकेशन ऑफ कोलराश लॉ। और एप्लीकेशन में सबसे पहली एप्लीकेशन आती है हमारे पास टू फाइंड लैम्डा एम इनफिनाइट और लैम्डा इक्यू इनफिनाइट ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। कि वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए हम लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस और लिमिटिंग इक्विवेलेंट कंडक्टेंस फाइंड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कोलराश लॉ। थोड़ा सा अगर दिमाग लगाएं तो अभी अपन ने एक बात करी कि ये कभी भी नहीं दे सकते हैं, प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है कि वीक इलेक्ट्रोलाइट लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस दे या लिमिटिंग इक्विवेलेंट कंडक्टेंस दे, क्योंकि वो कभी भी 100% डिसोसिएट नहीं हो सकते। नहीं देगा ये पता है, नहीं देगा ये पता है भाई, प्रैक्टिकली ये नहीं हो सकता। लेकिन अगर देता तो कितना देता ये तो फाइंड कर सकते हैं, कि वही फाइंड करने की कोशिश करेंगे। तो नेक्स्ट और पहली एप्लीकेशन ऑफ कोलराश लॉ क्या है हमारे पास, वो है हमारे पास टू डिटरमाइन लैम्डा एम इनफिनाइट एंड लैम्डा इक्यू इनफिनाइट फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। किस तरह से, जैसे कि अगर आपसे कोई कहे कि लैम्डा एम इनफिनाइट ऑफ CH3COH फाइंड करके देखा हो यार, कि आप अगर थोड़ा सा सोचें कि लैम्डा एम इनफिनाइट ऑफ CH3COH क्या होनी चाहिए, वो होनी चाहिए थी लैम्डा एम इनफिनाइट ऑफ किसके बराबर, CH3CO नेगेटिव प्लस लैम्डा एम इनफिनाइट ऑफ किसका, H पॉजिटिव। अब कहीं से अगर आपको इन दोनों आयन की लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस मिल जाए, इन दोनों आयन की क्या मिल जाए, लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस मिल जाए, तो इनको आप ऐड करोगे तो किसकी हो जाएगी, एसिटिक एसिड की CH3COH की लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस हो जाएगी। सपोज कि आपको पता है कि लैम्डा एम इनफिनाइट ऑफ CH3COON है, ये तो सॉल्ट है, ये तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है,
कुछ बच्चे इसे वीक मानेंगे, भाई वीक नहीं है, सॉल्ट है, और जितने भी सॉल्ट हैं वो सारे के सारे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हैं। तो लैम्डा इन्फिनाइट ऑफ CH3COONA ये किसके बराबर होगा? ये बराबर होगा लैम्डा इन्फिनाइट ऑफ किसके बराबर? CH3CO नेगेटिव प्लस लैम्डा इन्फिनाइट ऑफ क्या? Na पॉजिटिव। ये है भाई, ठीक है। अगर आपको पता हो लैम्डा इन्फिनाइट ऑफ HCl ये किसके बराबर होगा? ये बराबर होगा लैम्डा इन्फिनाइट ऑफ H पॉजिटिव प्लस लैम्डा इन्फिनाइट ऑफ क्या? Cl नेगेटिव, ठीक है। और आपको पता हो लैम्डा इन्फिनाइट ऑफ Cl नेगेटिव ये किसके बराबर है? ये बराबर है लैम्डा इन्फिनाइट ऑफ Na पॉजिटिव प्लस लैम्डा इन्फिनाइट ऑफ Cl नेगेटिव, ये है, ठीक है। अब थोड़ा सा देखना यार कि मैंने इक्वेशन को नाम दे रहा हूं, मैं जो पहली इक्वेशन है, ये जो पहली इक्वेशन है एसिटिक एसिड वाली, उसे मैंने पहली इक्वेशन नाम दिया है। ये जो सेकंड इक्वेशन है CH3CONA, थर्ड इक्वेशन HCl के लिए, और जो फोर्थ इक्वेशन है वो है हमारे पास NaCl के लिए। कि अगर आपसे कोई कहे कि पहली जो इक्वेशन है वो इन तीन इक्वेशन से अपन किस तरह से पा सकते हैं, कि अगर मुझे इक्वेशन 1 चाहिए, अगर मुझे क्या चाहिए? इक्वेशन 1 चाहिए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे एसिडेट आयन चाहिए, और एसिडेट आयन कहां पर आ रहा है? सेकंड इक्वेशन में, तो इक्वेशन 2 को ले लूंगा यहां पर। अब मुझे H पॉजिटिव चाहिए, H पॉजिटिव के लिए मैंने इक्वेशन 3 ले ली, लेकिन जब मैंने इक्वेशन 2 या इक्वेशन 3 ली, एसिडेट आयन आया, H पॉजिटिव आया, लेकिन साथ में कौन कौन आया? साथ में Na पॉजिटिव आया, साथ में Cl नेगेटिव आया, लेकिन ये दोनों तो मुझे चाहिए नहीं, मतलब इन्हें मुझे हटाना पड़ेगा। और इन्हें मैं किस तरह से हटा सकता हूं? विद द हेल्प ऑफ इक्वेशन नंबर 4, मतलब मैं इक्वेशन नंबर 4 को क्या करूंगा? माइनस करूंगा, तो ये जो Na है और जो Cl है वो आपस में क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो हमारी जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस है एसिटिक एसिड की वो आ जाएगी। ये डेफिनेट बात है, ये देगा नहीं कभी भी, प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है कि ये मैक्सिमम या लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस दे, लेकिन अगर ये देता तो ये देगा, ठीक है। तो अपन निकाल सकते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए। आप अगर प्रैक्टिकली सोच रहे हो कि ये कभी नहीं देगा, ये कंफर्म बात है, कंफर्म बात है कि ये नहीं देगा, 100% करेक्ट हो आप, लेकिन अगर देता तो इतनी होती, ठीक है। तो पहले एप्लीकेशन अपन वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए लैम्डा इन्फिनाइट एंड लैम्डा इक्यू इन्फिनाइट फाइंड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कोलराश लॉ, ये ध्यान रखेंगे। अब जो दूसरी एप्लीकेशन है हमारे पास वो है टू डिटरमाइन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और डिग्री ऑफ आयनाइजेशन, दैट इज अल्फा फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। हम वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए अल्फा फाइंड कर सकते हैं, दैट इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और डिग्री ऑफ आयनाइजेशन हम फाइंड कर सकते हैं किसके लिए? वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए। कि कोई बोल रहा है कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए फाइंड नहीं कर सकते क्या? कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट फाइंड करने की जरूरत ही नहीं है यार, क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए तो अल्फा कितना होता है? 100% होता है, ठीक है। ये तो 100% होता है, तो उसे फाइंड करने की जरूरत ही नहीं, लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए चेंज होता जाता है, और वो चेंज होगा तो अपन फाइंड कर सकते हैं यार। अब बात करते हैं कि अपन उसे किस तरह से फाइंड कर सकते हैं। अल्फा बेसिकली क्या होता है? अल्फा या डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या आयनाइजेशन, अल्फा बेसिकली होता है कि आपका कितना मोल डिसोसिएट हुआ डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स। आपका कितना मोल डिसोसिएट हुआ, दैट इज डिसोसिएटेड मोल्स डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स। की टोटल मोल्स कितना हो सकता था और कितना डिसोसिएट हुआ है, उन दोनों का डिवाइड करोगे, आपके पास क्या आ जाएगा? अल्फा आ जाएगा। या आप कुछ इस तरह से ले सकते हो उसे कि आयन ऑब्टेन बाय डिसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। उसी को दूसरी भाषा में लिख रहा हूं मैं कि आयन ऑब्टेन बाय डिसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, की इलेक्ट्रोलाइट के डिसोसिएशन से आपको कितना आयन मिला, और डिवाइडेड बाय टोटल आयन प्रेजेंट इन इलेक्ट्रोलाइट, की एक इलेक्ट्रोलाइट में टोटल आयन कितना था और कितना डिसोसिएट किया है, कितना डिसोसिएट हुआ है अपॉन टोटल आयन डिसोसिएट, टोटल आयन को डिवाइड कर दो, क्या आने वाला है आपके पास? अल्फा आने वाला है। तो सपोज कि कोई भी इलेक्ट्रोलाइट मैक्सिमम मोलर कंडक्टेंस या मैक्सिमम इक्विवेलेंट कंडक्टेंस कितना दे सकता था? लैम्डा इन्फिनाइट और लैम्डा इक्यू इन्फिनाइट। और सपोज सी कॉन्सेंट्रेशन पे मान लेते हैं कि उसने कितना दिया है? लैम्डा एमसी या लैम्डा इक्यूसी। तो अपन अल्फा को अगर निकालना है तो अपन इस तरह से निकाल सकते हैं ना यार, कि लैम्डा एम एट कॉन्सेंट्रेशन सी डिवाइडेड बाय लैम्डा एम इन्फिनाइट, और लैम्डा इक्यू एट कॉन्सेंट्रेशन सी डिवाइडेड बाय लैम्डा इक्यू इन्फिनाइट। कि कितना मैक्सिमम दे सकता है? कि लैम्डा एम इन्फिनाइट या लैम्डा इक्यू इन्फिनाइट। और कितना दिया है? कि लैम्डा एम या लैम्डा इक्यू दिया। तो लैम्डा इक्यू को लैम्डा एम इन्फिनाइट से डिवाइड कर दो, और लैम्डा इक्यू एट कॉन्सेंट्रेशन सी को लैम्डा इक्यू इन्फिनाइट से डिवाइड कर दोगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा? अल्फा आ जाएगा। इस बात का ध्यान रखेंगे, ठीक है। बेसिकली वही है, डिसोसिएटेड मोल्स अपॉन टोटल मोल्स। अपन कॉन्सेंट्रेशन के टर्म में बात कर ली बस, ठीक है, हुआ कुछ नहीं है बस, ठीक है। तो यहां से अपन अल्फा फाइंड कर सकते हैं,
और जो थर्ड एप्लीकेशन है वो इंपॉर्टेंट रखती है यार, थर्ड है हमारे पास टू डिटरमाइन डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर वीक एसिड दैट इज के और वीक बेस के बी। हम डिसोसिएशन कांस्टेंट फाइंड कर सकते हैं। एक बात ध्यान रखें कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अलग है, डिसोसिएशन कांस्टेंट अलग है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अलग है और डिसोसिएशन कांस्टेंट अलग है। वीक एसिड या वीक बेस के लिए डिसोसिएशन कांस्टेंट फाइंड करते हैं, एसिड है तो के और बेस है तो के बी। अब बात करते हैं कि इसे अपन किस तरह से फाइंड कर सकते हैं। के या के बी फाइंड करना है तो उसका फॉर्मूला होता है के इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फा। याद रखें सी कॉन्सेंट्रेशन है, अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या आयनाइजेशन है। उसी तरीके से के बी फाइंड कर सकते हैं। के बी का फॉर्मूला होता है सी अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फा। अब बात करते हैं कि ये तीन एप्लीकेशन है। कौन कौन सी एप्लीकेशन? पूरे दिमाग में घुमाने की कोशिश करना, पूरे दिमाग में घुमाने की कोशिश करना कि अभी तक कोलराश लॉ में क्या क्या बात करी। आपको ऐसा लग रहा हो कि ये बहुत बड़ा है। अगर आप उंगलियों पे गिन सकते हैं जो भी चीज पढ़ी है आपने, क्या क्या? पहला कि कोलराश लॉ होता क्या है, उसकी डेफिनेशन। दूसरा कि उसकी एप्लीकेशन क्या क्या हो सकती है। तो पहली एप्लीकेशन आपने पढ़ी कि लैम्डा एम इन्फिनाइट और लैम्डा इक्यू इन्फिनाइट वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए आप फाइंड कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ कोलराश लॉ। सेकंड आपने पढ़ा कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या आयनाइजेशन आप फाइंड कर सकते हो वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए। और थर्ड एप्लीकेशन आप डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर वीक एसिड और वीक बेस फाइंड कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ कोलराश लॉ। ये तीन एप्लीकेशन और उसकी डेफिनेशन यहां पर। अब जो एप्लीकेशन है वहां से क्वेश्चन फ्रेम होता है। वो क्वेश्चन क्या है यहां पर देखें। क्वेश्चन को जिस तरह से आएगा आपके पास, क्वेश्चन में आपसे कहे कि स्पेसिफिक कंडक्टेंस ऑफ ए 0.03 मोलर aqueous solution of weak base BOH is 1.5 into 10 की पावर -4 Siemens centimeter inverse. Also the molar conductance at infinite dilution is 250 Siemens centimeter square mole inverse. Determine the dissociation constant for weak base. कि आपको Kb फाइंड करना है। आपके पास एक बेस गिवन है BOH, ठीक है, उसके लिए आपको Kb फाइंड करना है। तो बेसिकली अगर बात करें तो हमें एक्चुअल में क्या क्या गिवन है। हमें दिया है पहले तो मोलरिटी कितनी है भाई, मोलरिटी है 0.03 मोलर। दूसरा हमको देख रखा हुआ है कि स्पेसिफिक कंडक्टेंस दैट इज कप्पा की वैल्यू कितनी है 1.5 इंटू 10 की पावर -4। और हमको दिया है कि मोलर कंडक्टेंस एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन कितना है भाई 250। ये जो चीजें हैं वो आप लिख लो। आप जैसे ही इन चीजों को लिखोगे आपके दिमाग में कुछ चमकेगा कि यहां से ये फाइंड कर सकते हैं, यहां से ये फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर मोलरिटी है, कप्पा है और लैम्डा एम इन्फिनाइट है। अब आपको अल्फा फाइंड करना है। तो अल्फा फाइंड करने के लिए क्या होता है, लैम्डा एम एट कॉन्सेंट्रेशन सी डिवाइडेड बाय लैम्डा एम इन्फिनाइट। और लैम्डा एम क्या होता है के इंटू 1000 अपॉन एम डिवाइडेड बाय लैम्डा एम इन्फिनिटी। के की जगह आप पुट करोगे 1.5 इंटू 10 की पावर -4 इंटू 1000। एम की जगह क्या पुट करोगे 0.03 और लैम्डा एम इन्फिनाइट की जगह क्या पुट करोगे 250। इसे सॉल्व करोगे तो अल्फा की वैल्यू कितनी आएगी, अल्फा की वैल्यू आएगी आपकी 0.02। अब कुछ लोग यहां पर आकर रुक जाएंगे, ये आपका फाइनल आंसर नहीं है, ये आपका फाइनल आंसर नहीं है। आपको फाइंड करना है केबी, और केबी फाइंड करने के लिए आपको अल्फा की जरूरत थी इसलिए आपने यहां पर सॉल्व करा। अब आपको केबी फाइंड करना है तो केबी का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है सी अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फा। ये आपका फॉर्मूला होता है। अब यहां पर थोड़ा सा देखना यार कि किस तरह से आपने करा है। आपने एक चीज और मानी हुई है, आपने क्या माना हुआ है ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है। और वीक इलेक्ट्रोलाइट में अभी आपने एक चीज बोली थी कि उसका जो अल्फा होता है, उसका जो डिग्री ऑफ आयनाइजेशन होता है या डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता है वो बहुत कम होता है। तो अपन ने ऐसा मान लिया कि ये जो अल्फा है आपका, ये जो अल्फा है वो क्या है भाई वेरी वेरी लेस देन 1, एक से बहुत छोटा है। तो आप कितना मान लो भाई कि जो अल्फा है 1 माइनस अल्फा जो है वो लगभग 1 के बराबर है, क्योंकि अल्फा बहुत छोटा है। तो ऐसा मान सकते हैं कि 1 माइनस अल्फा लगभग 1 के बराबर हो जाएगा। तो आपका जो केबी है वो किसके बराबर आ जाएगा सी अल्फा स्क्वायर की जगह सी की वैल्यू कितनी है 0.03 इंटू अल्फा की वैल्यू कितनी निकली है हमारे पास 2 इंटू 10 की पावर -2 का होल स्क्वायर करेंगे तो जो केबी की वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी 12 इंटू 10 की पावर -6। तो एक्चुअली अगर देखा जाए पूरी वीडियो को अगर थोड़ा सा ऑब्जर्व करा जाए तो तुम्हारे काम की जो चीज निकल रही है वो ये है कि
आपका सबसे पहले आपने दो फैक्टर देखे, पहला फैक्टर आपने टेम्परेचर और दूसरा डाइल्यूशन जो कंडक्टेंस को अफेक्ट कर रहे थे, उनका लॉजिक सीख लिया। दूसरा जो आया वो आया आपके पास एक ग्राफ बिटवीन लैम्डा एम वर्सेस रूट सी, और जो तीसरा है वो है कोलराश लो। कोलराश लो की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट रखती है। दूसरा यहां पर इसकी क्या क्या एप्लीकेशन, कई बार आपसे पूछ लिया जाता है कि डिफाइन द एप्लीकेशंस ऑफ कोलराश लो, 5 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है भाई, ठीक है। कोलराश लो और कोलराश लो की एप्लीकेशन, ये थ्योरेटिकल भी आपसे पूछ सकता है, इसलिए आपको कराई जा रही है, और इन एप्लीकेशन पर बेस्ड न्यूमेरिकल भी बन सकते हैं। 3 एप्लीकेशन को ध्यान रखना है, उनके बेस्ड न्यूमेरिकल है। तो ये सारी चीजें हैं आपके पास आज की वीडियो में। 3 चीजें जो इंपॉर्टेंट निकली हैं आपके पास कि इफेक्ट, कौन कौन से ऐसे फैक्टर जो कंडक्टेंस को अफेक्ट कर रहे थे। दूसरा आपने देखा कि एक ग्राफ बिटवीन लैम्डा एम वर्सेस रूट सी, और तीसरा कोलराश लो और उसकी एप्लीकेशन, और एप्लीकेशन पर बेस्ड उस पर न्यूमेरिकल। ये आज की पूरी कहानी है। इस वीडियो की जो पूरी कहानी है वो ये है, आपकी चीजें यहां से निकलने वाली हैं, यहां से क्वेश्चन फ्रेम होने वाले हैं। तो अपने क्वेश्चनों को पहचानो कि कहां से क्या क्वेश्चन बनेगा, उस अकॉर्डिंग आप प्रैक्टिस करो। और यहां पर कोलराश लो में आपकी प्रैक्टिस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रखती है यार, कि आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस कर लोगे उतना ज्यादा चांसेस है कि आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाए बोर्ड में वो बहुत आसानी से आप सॉल्व कर सको। तो आपको प्रैक्टिस करना है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है भाई, ठीक है। वहां पर जाकर आप वैरायटी ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो ऑन कोलराश लो एंड इट्स एप्लीकेशन। उस लिंक पर क्लिक करें, वीडियो पर जाएं, वहां पर वैरायटी ऑफ क्वेश्चन गिवन है, वहां से आप उसको सॉल्व कर सकते हो और कोलराश लो को एकदम पक्का कर सकते हो यार। तो अभी तक अपन ने एक पार्ट खत्म करा। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का बेसिकली 3 पार्ट होता है, आप जानते हो। गैल्वेनिक सेल वाला पार्ट हमारा खत्म हो चुका है, और जो लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस है, जो 2 मेजर पार्ट थे वो हमारे खत्म हो चुके हैं। तो अब 3 पार्ट होते हैं हमारे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। पहला पार्ट यहां पर खत्म होता है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का जो पहला पार्ट है जहां से डेफिनेटली क्वेश्चन आता है, वो ये वाला पार्ट खत्म होता है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे बढ़ेंगे और कुछ नया सीखेंगे। तो इस वीडियो में बाबा जी की तरफ से इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ। जय हो।